ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कार्बामेज़ेपिन्स की। ये क्या है, पहले हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये ड्रग्स क्या करती हैं, सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को क्या करती हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के रिफ्रैक्टरी पीरियड को, किसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज कर देती हैं, को क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगे। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड किसी चैनल का वो पीरियड होता है जिसमें रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, मीन्स के इनडायरेक्टली ये इनहिबिट कर देती हैं सोडियम चैनल्स को। अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रोशॉक सीयर्स को मॉडिफाई कर देती हैं, इलेक्ट्रोशॉक सीयर्स को मॉडिफाई कर देती हैं। और क्या करती हैं, किंडलिंग सीयर्स को इनहिबिट कर देती हैं, को क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी। इसके अलावा क्या करेंगी, थ्रेशोल्ड को भी इंक्रीज कर देंगी, थ्रेशोल्ड टू इलेक्ट्रोशॉक, जो सीगर प्रोड्यूस हो रहे थे उनके थ्रेशोल्ड को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देंगे। इसकी वजह से एपिलेप्टिक जो सीगर्स हैं वो नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो कार्बामेज़ेपिन है उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ये फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ होती है, किसमें, न्यूरल्जियास में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ये फर्स्ट लाइन के तौर पे यूज़ होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग। इसके अलावा ये एंटी एपिलेप्टिक्स में इसका क्या रोल है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स में यूज़ होती है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स में एंड सिंपल पार्शियल सीयर्स में, दोनों टाइप्स नहीं इसमें यूज़ हो रहे, इसमें ओनली सिंपल पार्शियल सीयर्स में ये यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बामेज़ेपिन, आपने नात का नाम तो सुना ही होगा ना, नात, नात से याद रखने हैं। अब मैं बताती हूँ इससे कैसे याद रखने हैं। एन से क्या बनेगा, नोज़िया वोमिटिंग डायरिया, आपने लिखा नोज़िया वोमिटिंग डायरिया। ए से क्या बनेगा, ऑटो इंडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटो इंड्यूस कर देते हैं, सेल्फ इंड्यूस कर देते हैं, ऑटो इंडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा सेकंड वाले ए से क्या याद रखना है, अल्फा एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगी, वाटर रिटेंशन। एंड टी से क्या बनेगा, ये टेरेटोजेनिक है, टेरेटोजेंसिटी कॉज करती हैं। इसका मतलब है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं प्रिस्क्राइब करनी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की। कार्बामेज़ेपिन्स जो हैं वो एंजाइम इंड्यूसर के तौर पे काम करती हैं और क्या करती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की एफिकेसी को कम कर देती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की एफिकेसी को कम कर देती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरेट्स के मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर देती हैं, क्या करती हैं, ज़्यादा कर देती हैं किसके मेटाबॉलिज्म को, फेनिटोइन एंड फिनोबार्बिचुरेट्स के। इसके अलावा अगर आइसोनियाजिड एंड इरिथ्रोमाइसिन विच इज़ अ मैक्रोलाइट, इरिथ्रोमाइसिन के साथ अगर देंगे तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कार्बामेज़ेपिन का मेटाबॉलिज्म क्या है, कार्बामेज़ेपिन का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। जब भी कोई एमसीक्यूज रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कार्बामेज़ेपिन, आर से कार्बा बन रहा है ना, तो आर से ही रिफ्रैक्टरी पीरियड बन रहा है, तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड किसकी वजह से प्रोलॉन्ग होता है, कार्बामेज़ेपिन्स की वजह से। और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जियास में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, वो भी कौन सी है, कार्बामेज़ेपिन। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इथोसक्सीमाइड ड्रग की। पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है
टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब आप लोगों ने इसे याद कैसे रखना है, इथोसक्सीमाइड में टी आ रहा है ना इथोसक्सीमाइड में, और ये भी टी टाइप है। टी टाइप किसके होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो मतलब इथोसक्सीमाइड क्या करता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया। अब हम इसके कुछ, अगर ये हाई कंसनट्रेशन में दें, अगर इसकी डोज जो है वो बहुत हाई हो जाए तो फिर ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर देता है। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस को इनहिबिट कर देता है, जो कि एक एंजाइम है, उसे क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा क्या करता है, गैबा को पोटेंशिएट करता है। गैबा रिसेप्टर्स को क्या करेगा, पोटेंशिएट करेगा। पोटेंशिएट का मतलब गैबा रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं, तो उनको इनिशिएट करने से क्या होगा, एंटी एपिलेप्टिक सीयर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है। इसलिए आपने टी ये याद रखना है, इथोसक्सीमाइड में टी आता है और ये भी क्या करता है, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ठीक हो गया। तो ये है एब्सेंस सीयर्स में, ये आप लोगों ने कभी नहीं भूलना, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछ सकते हैं। एब्सेंस सीयर्स में ये ड्रग यूज़ होती है। ठीक हो गया, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, लेकिन ये सेकंड चॉइस है एब्सेंस सीयर्स की। मैं आगे आपको बताऊंगी कि फर्स्ट चॉइस कौन सी ड्रग है। सेकंड चॉइस का अगर पूछें तो वो एब्सेंस सीयर्स के लिए कौन सी है, इथोसक्सीमाइड। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आपने ये निमोट्रिक याद रखनी है, क्या है, हर लेग। ठीक है। इसमें अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या बनता है। एस से क्या बनेगा, हेडेक, और ए से क्या बन सकता है, हिकअप्स बन सकते हैं, हिकअप्स। आर से क्या बनेगा, रैशेस। एल से क्या है, लिथार्जी। ई से यूफोरिया, यूफोरिया। एंड जी से क्या बनेगा, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। तो ये क्या बन गया, हर लेग। इस तरह ट्रिक से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें कभी भी मिक्स नहीं होंगी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वेलप्रोइक एसिड की। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पहले बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेलप्रोइक एसिड है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट्स हैं। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इस चीज़ से आप ये याद रखें कि इसका एक्शन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या करेगा, ये भी ब्रॉड चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेगा। तो कैसे करेगा, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर देगा, सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा, कैल्शियम चैनल्स को भी इनएक्टिवेट कर देगा, उनके भी काम को भी रिड्यूस कर देगा, कैल्शियम चैनल्स को भी इनएक्टिवेट कर देगा। इसके अलावा क्या करेगा, गैबा ट्रांस अमाइनेज को इनहिबिट कर देगा। गैबा ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब ट्रांस अमाइनेज वो एंजाइम है जो गैबा को ब्रेक डाउन करवा देता है, गैबा की। लेकिन हमें तो गैबा रिसेप्टर्स की ज़रूरत है बिकॉज हमने इनहिबिशन करानी है एपिलेप्टिक सीयर्स की। तो इस वजह से ट्रांस अमाइनेज को जब इनहिबिट करेंगे तो गैबा रिसेप्टर्स जो हैं वो उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा और वो क्या करेंगे, एपिलेप्टिक सीयर्स को इनहिबिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जोर देने का मकसद क्या था, किसी भी ड्रग में आपने ये नहीं देखा कि इसमें सारे चैनल्स इन्वॉल्व हों, लेकिन वेलप्रोइक एसिड का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसलिए ये ब्रॉडली तीनों चैनल्स पे एक्ट कर रहा है, सोडियम चैनल्स पर भी, कैल्शियम और गैबा रिसेप्टर्स पर भी ये इसका एक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। फिर आपने वही बात याद रखनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, तो इसका मतलब है ये ब्रॉडली यूज़ होती है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीयर्स में भी यूज़ होगी, पार्शियल के दोनों टाइप्स में, पार्शियल सीयर्स की सिंपल और कम्प्लेक्स, सिंपल और कम्प्लेक्स दोनों टाइप्स में यूज़ होगी। इसके अलावा एब्सेंस सीयर्स में भी यूज़ होगी, एब्सेंस सीयर्स में भी। अब आपने एक बात यहाँ याद रखनी है कि मैंने आपसे कहा था कि एब्सेंस सीयर्स के लिए जो सेकंड लाइन ड्रग थी वो क्या थी, इथोसक्सीमाइड, और जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो कौन सी है, वेलप्रोइक एसिड। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है एब्सेंस सीयर्स के लिए, तो वो है वेलप्रोइक एसिड,
और सेकंड लाइन अगर पूछते हैं वो है ईथोसैक्सिमाइड। ठीक हो गया। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, इसलिए ये पार्शियल की भी दोनों टाइप्स को के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है ये ड्रग। जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर में भी और एब्सेंस सीजर्स में भी ये यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। एडवर्स इफ़ेक्ट्स इतने इसके मुश्किल नहीं हैं, आपने इसके नाम से ही याद रखना है। क्या करना है, इसके नाम से ही याद रखना है। वी से क्या बन रहा है, वोमिटिंग, वोमिटिंग और नोज़िया आप लिख सकते हैं, वोमिटिंग नोज़िया। ए से क्या बनता है, एनीमिया हो सकता है, एनीमिया। या फिर ए से क्या है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन। एल से क्या बनेगा, लिवर टॉक्सिसिटी मीन्स हिपैटोटॉक्सिसिटी काज कर सकता है, जिसकी वजह से सीरम में ट्रांसअमाइनेज के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। सीरम में क्या होगा, ट्रांसअमाइनेज एंजाइम है उसका लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएंगे। पी से क्या बन रहा है, पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस। या फिर ये गर्ल्स में क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी काज कर सकती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। लेकिन अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है वेलप्रोइक एसिड के बारे में कि ये क्या करता है, स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट होता है, ये वो भी काज कर सकता है, ये ट्रेटोजेनिक है और ये क्या काज करता है, स्पाइना बाइफिडा। तो एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछते हैं कि स्पाइना बाइफिडा किस ड्रग की वजह से हो सकता है, तो वो कौन सी ड्रग है, वेलप्रोइक एसिड। ठीक हो गया। इसलिए ये प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की। वेलप्रोइक एसिड जब देंगे कार्बामेज़ेपिन के साथ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन वेलप्रोइक एसिड फिनोबार्बिचुरेट्स के साथ क्या करता है, फिनोबार्बिचुरेट्स के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, फिनोबार्बिचुरेट्स के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है। लेकिन जब कार्बामेज़ेपिन और वेलप्रोइक एसिड देंगे तो इन दोनों का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या करता है, फेनिटोइन को डिस्प्लेस करेगा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से और उसके मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देगा। जब मेटाबॉलिज्म उसका डिक्रीज कर देगा तो उसमें प्लाज्मा में उसका फेनिटोइन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या करेगा, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी काज कर देगा, फेनिटोइन टॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेंजोडाइazepine ड्रग्स की। बेंजोडाइazepine और बार्बिचुरेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों का जो एक्शन है वो क्लोराइड चैनल्स पे है। लेकिन जो बार्बिचुरेट्स थे वो क्या कर रहे थे, बार्बिचुरेट्स वो ड्यूरेशन को ज़्यादा कर रहे थे, ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। लेकिन बेंजोडाइazepines क्या करती हैं, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देती हैं। ये क्या करती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को ज़्यादा कर देती है, फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देती हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये क्या करती है कि किंडल्ड सीयर को भी इनहिबिट करेगी, सप्रेस कर देगी, किसको, किंडल्ड सीयर्स को। और क्या कर लेगी, जनरलाइज्ड कन्वर्जन को भी डिक्रीज कर देगी, जनरलाइज्ड कन्वर्जेंस इसको भी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। यूजेस यही थे बेंजोडाइazepine एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ये यूज़ होती है। ठीक हो गया। लेकिन इसके मेटाबॉलिज्म में एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो बेंजोडाइazepine है ये इसका जो मेटाबोलाइट है, इसका मेटाबोलाइट क्या है, एन डिसमिथाइल बेंजोडाइazepine, एन डिसमिथाइल डायazepam का जो मेटाबोलाइट है डायazepam, इसका मेटाबोलाइट क्या है, एन डिसमिथाइल डायazepam, जो कि लेस एक्टिव है, लेस
एक्टिव है। जब ये डायजेपाम एंड एन दिस मिथाइल डायजेपाम जब हाइड्रोक्सिलेट होंगे तो ये बनाएंगे ऑक्साजिपाम। ऑक्साजिपाम, ठीक हो गया, जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। एक्टिव मेटाबोलाइट है। अब हम बात कर लेते हैं बेंजोडायजेपिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, तो ये क्या करता है, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़, exacerbation of seizures, इसके अलावा ये क्या करता है, हाइपोटोनिया मसल्स में मतलब यूज होता है, मसल्स की क्या कर देता है, मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन, हाइपोटोनिया एंड डिसआर्थरिया। अगर आपको इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं भी याद आ रहे तो आपने ये दो तो आपको याद हो सकते हैं कि बी से क्या बनता है, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़, ई से क्या बन रहा है, एक्सरबेशन ऑफ सीयर्स, और थर्ड, और ये आप याद रख लेंगे इसका मसल्स पे इफेक्ट है। मसल्स में क्या करेगा कि ये मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन कर देगा, हाइपोटोनिया कर देगा और डिसआर्थरिया कर देगा। ठीक हो गया, बाकी ड्रग्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं।